हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अगर इस बार का आप भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो और सामाजिक विज्ञान ये सब्जेक्ट अगर आपके पास है और गाइस अगर आप भी क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर गाइस आप इस पेपर को देख सकते हो। ये पेपर आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें देख लीजिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आपके रखे जाएंगे। ठीक है, तो पहले गाइस देख लीजिए ये जो आपका पेपर है तो इसमें कौन कौन से आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद इन प्रश्नों का भी हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जो इनके आंसर हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले गाइस यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देख लीजिए। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हो अतलग उत्तरीय प्रश्न में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि फ्रांस क्रांति के किन्हीं दो दार्शनिकों के नाम लिखिए। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति के किन्हीं दो दार्शनिकों के नाम लिखिए, आपको गाइस सही ढंग से पता कर लेना है कि फ्रांस की क्रांति क्या है, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या है, यानी इससे रिलेटेड जो भी है सारा कुछ आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संघ में कितने राज्य होते हैं। इसी के साथ संघवाद क्या है उसका आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो इस पेपर को एक बार आप देख लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पेपर है आपका। अगर इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इन सभी प्रश्नों को गाइस आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे और प्रश्नों के साथ में आपको आंसर भी मिलेंगे। तो इस वीडियो को गाइस आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी आपको बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर सच में गाइस आप जो आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है अगर इसमें अच्छे मार्क्स आप लाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाए वो साथ ही साथ आप कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, और गाइस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो चलिए उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। किस वर्ष हुआ था, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिले हैं। फर्स्ट नंबर पर है 1912 में, सेकंड नंबर पर है 1924 में, नेक्स्ट है 1925 में एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिला है 1930। तो आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। और गाइस जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए से आप कॉपी में लेकर बैठिए, साथ ही साथ इन सबको नोट करते चलिए। अगर सच में आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो तैयारी भी आप उसी तरह से अपनी कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बोर्ड एग्ज़ाम आपका पास आ गया है। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, 1912 में, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें बताना है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिला है इंग्लैंड। तो आपको बताना है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पर गाइस जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन क्या मिला है, सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है इटली, ये भी आपका रॉन्ग है। थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है फ्रांस, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है।
किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर मेघालय। तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। एंड 3rd नंबर पर जो ऑप्शन मिला है राजस्थान, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद 2nd नंबर पर जो आपको ऑप्शन मिला है बिहार, ये आपका कैसा हो जाएगा? बिहार भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हरियाणा, यानी 1st नंबर पर जो ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। याद हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। तो समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह या फिर कोई नहीं। तो समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। तानाशाह, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद 2nd नंबर पर ऑप्शन है राजतंत्र, ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा? ये ऑप्शन भी हो जाएगा आपका रॉन्ग ऑप्शन। तो बचा क्या है यहाँ पर? लोकतंत्र। तो समकालीन विश्व शासन का एक प्रमुख रूप लोकतंत्र है। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? ये आपको बताना है। तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? रोम में, इटली में, ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में। तो हमें बताना है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो रोम जो यहाँ पर ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, 1st नंबर पर जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। इसके बाद यहाँ पर 2nd नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है इटली, एंड 3रे नंबर पर है ब्रिटेन, 4 नंबर पर है अमेरिका। तो इटली जो आपका ऑप्शन दिया गया है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चौरी चौरा कांड और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इटली का अभ्युदय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्जागरण काल वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन है 1882, 1884, 1885, 1886। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हम सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो देख लीजिए, आप लिखोगे कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को माना जा सकता है। किस तरह से लिखो कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1789 में। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण क्या था कि आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को माना जा सकता था। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, यहाँ पर आपने देख लिया। इस तरह से आप इसका आंसर लिख कर आओगे। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका 2nd क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। तो पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि लोकतंत्र निम्न प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। इसके बाद आंसर में आप लिखोगे कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी तथा जवाबदेह होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि सरकार का गठन मतदाताओं के मतों के आधार पर होता है। नागरिक अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अतः उनको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे शासन काल में उनके कार्यकलापों तथा नीतियों के संबंध में पूछताछ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। तो सबसे पहले एक लाइन लिखनी है कि लोकतंत्र निम्न प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। उसके बाद इस तरह से आपको 4-5 लाइनें वहाँ पर लिखकर बताना है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी तथा जवाबदेह होती है। सरकार का गठन मतदाताओं के मतों के आधार पर होता है और इस तरह से आपको इसका आंसर लिख कर आना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो संघवाद से क्या तात्पर्य है आप लिखोगे। सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डाली है संघवाद, फिर आप लिखोगे कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की अवयव इकाइयों तथा केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे हम संघवाद कहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि प्रत्येक संघीय व्यवस्था में सामान्यतः सरकार के 2 भाग होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार क्या है, एक स्तर पर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और दूसरे स्तर के लिए पूरे राज्य के लिए एक सरकार होती है। ठीक है, तो संघवाद से क्या तात्पर्य है, संघवाद है क्या, पहले वो आपको बताना है। और संघवाद जो संघीय व्यवस्था में सामान्यतः सरकार के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो काम किस तरह से करती है वो भी आपको 1-2 लाइन में बता देना है। ठीक है, तो संघवाद क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जल दुर्लभता क्या है। वर्षा जल संरक्षण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि मांग की स्थिति में जल पूर्ति की कमी को ही हम क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। इसमें आप लिखोगे कि जल दुर्लभता पृथ्वी पर जल के इतने अधिक साधन होने पर भी जल की कमी को ही हम जल दुर्लभता कहते हैं, कमी को ही हम जल दुर्लभता कहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि जल दुर्लभता के कारण मानव के साथ साथ जीव जंतुओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जल दुर्लभता के कारण कौन कौन से हैं उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है कि मांग की स्थिति में जलपूर्ति की कमी को ही हम जल दुर्लभता कहते हैं। उसके बाद नीचे की 4 लाइनें लिखोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है जल दुर्लभता के कारण। और गाइस यहाँ पर जल दुर्लभता के कारण हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकीकरण। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे वर्षा जल संरक्षण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने प्रजातंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले पूछे जाते हैं 80 शब्दों में इनका आपको आंसर देना है, उन प्रश्नों को यहाँ पर पहले बताया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। चौथा क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, समझाइए। साथ ही साथ क्वेश्चन को लिखते चलिए। इसके बाद 5वां यहाँ पर प्रश्न है कि भारत सरकार में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। लौह अयस्क के उत्पादन पर आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त में विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र शासन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि भारत में विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और जो ये दिया गया क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रजातंत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। सड़क परिवहन के कोई 3 गुण, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो आपका दिया जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद वाला जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेना, वो भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, विस्तार से चर्चा कीजिए।
ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, विस्तार से चर्चा कीजिए। अब ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनको आपको तैयार करना है। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न में जो आपके लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 शब्दों में आपको लिखने हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो 80 शब्दों में लिखने के लिए आते हैं, वो इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, पेपर आपका छूटेगा नहीं इन क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 20 क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, आप बुक से उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है।